हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 27 आज की क्लास के अंदर हमें करना है और आज हम अपना इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर करेंगे। आइए सर, करते हैं स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 27 कह रहा है बैलेंस शीट ऑफ चिराग एज ऑन 31 मार्च 2021। मतलब पिछले साल की आपको बैलेंस शीट आपको गिवन है। शुक्र है आपको बैलेंस शीट पहले से गिवन है। हमें कैपिटल जो दे रखा होता है निकालना होता है, वो हमें नहीं निकालना पड़ेगा। राइट, आगे। अच्छा, पिछले साल की बैलेंस शीट का मतलब है कि हमें पिछले साल से हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है जो इस साल हमें आगे काम आएगा। बिल्डिंग पड़ी है, फर्नीचर पड़ा है, मोटर कार पड़ी है, स्टॉक इतना पड़ा है, डेटर इतना पड़ा है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दे रहा है, कुछ लोन भी है, क्रेडिटर भी है और कैपिटल इतने थे। A riot occurred at on the night of 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 की नाइट में, इन विच ऑल बुक एंड रिकॉर्ड वर लॉस्ट। हमारी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड जो भी हमने मेंटेन किया था वो लॉस्ट हो गए हैं। और लॉस के केस के अंदर अब हमें डबल एंट्री सिस्टम अपना बनाना है, पर हमें पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हमें नीचे दे रखी है। द कैशियर हैड, क्या लिखा है, एब्सनोंडेड विद द अवेलेबल कैश। मतलब कैशियर के पास कुछ कैशेस पड़े हैं और कुछ इंफॉर्मेशन आपको नीचे दे रखी है कैशियर ने। कहता है हिज सेल, मतलब इनका क्या हुआ कि 31 मार्च 2022 को ना, 31 मार्च 2022 की नाइट को, रात को, सारी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जो फाइनल अकाउंट बनाए थे वो लॉस्ट हो गए। अब हमें दोबारा से बनाने हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन है उससे हमें दोबारा कंप्लीट करना है। डबल एंट्री सिस्टम बनाना है बेसिकली। ही सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वट 20% हायर देन द प्रीवियस वन। कह रहा है कि जो सेल है 31 मार्च 2022 की, वो पिछले साल की जो सेल थी उससे 20% ज्यादा हुई है इस बार। तो सेल के बारे में तो ये कहा, he always sell his good at a cost plus 25% and 20% of the total share were ended 31 मार्च वर कैश। कहता है जी जो सेल वो करता है वो कॉस्ट में 25% प्रॉफिट जोड़कर करता है। तो कॉस्ट जो दे रखी होगी उसमें जो 25% प्रॉफिट जोड़ेगा तब वो सेल अमाउंट आएगा। ओके, तो सेल की हेल्प से मैं कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकता हूं। हालांकि कहता है जितनी भी सेल आपको दे रखी होगी ना, वो सेल 20%, उस सेल में से 20% जो होगी वो कैश सेल होगी और बाकी जो सेल है वो क्रेडिट सेल होगी। फिर कह रहा है कि देयर वाज नो कैश परचेज, जो भी परचेज दे रखा है वो क्रेडिट परचेज ही होगा। कहानी सुन लो, पिछले साल जो सेल होगी उसका 20% आगे ऐड करूंगा तो हमारी करंट ईयर की सेल आ जाएगी। करंट ईयर की सेल में 20% कैश और 80% क्रेडिट होगा। कोई भी कैश परचेज नहीं है, सारा क्रेडिट परचेज है। 1 अप्रैल 2021 को जो स्टॉक लेवल वाज रेज टू 30,000 एंड स्टॉक वाज मेंटेन एट द न्यू लेवल एंड ऑल थ्रू आउट द ईयर। 1 अप्रैल 2021 को स्टॉक लेवल को बढ़ाया गया 30,000 से और वही लेवल हर ईयर पे मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है सर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर अमाउंटिंग टू 1,40,000 ऑफ विच 1,40,000 में, जिसमें से 35,000 पे रिसीव हो गए कैश में। कलेक्शन फ्रॉम डेटर अमाउंटिंग टू 1,40,000, डेटर से 1,40,000 लेने हैं जिसमें 35,000 कैश में रिसीव हो गए। बिजनेस एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 20,000 और 20,000 में से 5,000 आउटस्टैंडिंग है। 31 मार्च 2022 का मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। पेड 6,000 वाज पेड बाई चेक और 6,000 पे हमने चेक से पे करा। मतलब क्या है, बिजनेस एक्सपेंस 20,000 के थे, 5,000 हमारे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब जो हमने पे नहीं करा है। तो 20 और 5 कितना हो गया जी, 25 जी। अच्छा, इसी में से आउट ऑफ बीच ही दे रखा है, इसमें से मतलब टोटल 20,000 है, इसमें से 5,000 आउटस्टैंडिंग है, इसमें से 6,000 हमने चेक के थ्रू पे करा है और बाकी कैसे करा, तो बाकी हमने कैश के थ्रू पे किया होगा, है ना, इस तरीके से। एनालिसिस ऑफ पासबुक रिवील दैट द पेमेंट टू क्रेडिट। पासबुक को देखा और पासबुक को देखने पता चला कि भाई हमने क्रेडिटर को 1,37,500 का पेमेंट करा है। हमारी कुछ ड्राइंग्स भी हुई थी 35-75 की। हमने कैश डिपॉजिट करा है बैंक में 71,500 और कुछ कैश से विड्रॉ भी करा। ये तो कैश बुक, ये बैंक के जो कॉलम हो गया ना, बैंक अकाउंट बनाऊंगा तो बैंक अकाउंट की सारी डिटेल आपको यहाँ से पासबुक से मिल गई। ओके, कहता है पिछले साल का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो चेक करा, वो 30,000 रुपए था। ओके, कहता है डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग फर्नीचर पे 5% का और मोटर कार पे 20% का। द अमाउंट डिफ्लैक्चुएटेड बाय द कैशियर मे बी ट्रीटेड एज रिकवरेबल फ्रॉम हिम। अमाउंट जो भी डिफरेंस आएगा, चलो इसके बारे में बताता हूं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर देयर 31 मार्च 2021 31 एंड बैलेंस शीट आपको बनानी है एज ऑन दैट डेट। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रेडिंग एंड ये 31 मार्च 2022 होगा। ठीक है सर। सर एक एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे और उसको करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ के उसको पूरा करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इतना आपको एडजस्टमेंट देखकर डरने की जरूरत नहीं है। और जब भी कभी किसी क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा लगता है ना, अंदर से फील आ जाता है यार ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हो नहीं पाएगा, ये आ जाता है कभी कभी किसी क्वेश्चन को देखने पर। हम भी स्टूडेंट रहे तो हमें भी पता है कि हमें भी ऐसा फील हो जाता था किसी क्वेश्चन को देखकर। तो हम मेरा जो स्ट्रैटेजी उस क्वेश्चन को लेकर क्या होती थी, अगर एक क्वेश्चन मैंने कर लिया, उस क्वेश्चन को करने पे ऐसा फील होता है कि यार ये क्वेश्चन मुश्किल है थोड़ा, उसी को सेम टाइम पे 2 से 3 बार और कर दिया, फिर भी वो इजी लगने लग जाता है। बट अब देखो, जो ये बंदा, जो पर्सन ये करता है एक चीज, उसको इजी लगता है, जो नहीं करता उसको नहीं लगता। तो मैं एक आपको अपना तरीका बता रहा था। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं जी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां दिखेगा? पिछले साल की बैलेंस शीट में। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है कितने का? 20,000 का। टू ओपनिंग स्टॉक। अब टू परचेज है, और ये परचेज में कैश नहीं है, सिर्फ क्रेडिट है, क्योंकि उसने लिख दिया था साफ साफ क्रेडिट, कैश परचेज कोई है ही नहीं। तो ओपनिंग स्टॉक तो आपको दे रखा है 20,000 रुपए, ये हमें स्टॉक दे रखा है 20,000। इसके बाद सेल की बात करता हूं तो बाई सेल। अब सेल के अंदर कैश सेल है और क्रेडिट सेल भी है, दोनों है, कैश और क्रेडिट दोनों है। इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेता हूं, क्रेडिट के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। हमने टोटल सेल निकाल लेना, अगर टोटल सेल अगर हमने निकाल ली ना, तो उसमें 20% कैश है और 80% क्रेडिट है। तो टोटल सेल अगर हमारी आ जाए तो हमारा कैश और क्रेडिट तो आराम से आ जाएगा। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आएगा। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई? अब देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो देखनी है आपको, वो ये देखना है, जैसे मैं वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर वर्किंग नोट। क्वेश्चन में हमें कहा गया था पहली असाइनमेंट आ जाओ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लिखना छोड़ दो अभी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहता है ही सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। कहता है 2022 की सेल निकालने के लिए आपको पिछले सेल में 20% जोड़ना होगा। तो प्रीवियस ईयर की सेल होगी, इसमें 20% आप जोड़ दो। तो पिछले साल की सेल निकालनी है मुझे। पिछले साल की सेल आएगी, 20% में जोड़ दूंगा, मेरी करंट ईयर की सेल आ जाएगी। क्लियर हो गया? अब पिछले साल की सेल पे फोकस करते हैं। कहते हैं पिछले साल की सेल निकालने के लिए आप पिछले साल का जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना, उसमें 25% जोड़ देना। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में 25% जोड़ दोगे ना, जो भी आप बेच रहे हो उसमें जितना कॉस्ट होगी, इस कॉस्ट में जब आप 25% जोड़ दोगे, तो आपके पास आ जाएगा सर, उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपका बन जाता है सेल। तो इधर देखेंगे, अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो क्वेश्चन में कह रखा है भाई पिछले साल ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था 30,000 रुपए का। पिछले साल हमारा कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था? 30,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था उस बेसिस पर आप सेल निकालेंगे। ठीक है जी, उस बेसिस पर क्या निकालेंगे? सेल निकालेंगे। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है? कॉस्ट में अगर 25% जोड़ देता हूं, कॉस्ट का 25% जोड़ देता हूं तो सेल आएगा मेरा। कॉस्ट का 25% जोड़ूंगा तो क्या आएगा? सेल। आपने कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें आपको निकाला गया होगा कि भैया देखो, अगर 25% कॉस्ट का है ये परसेंटेज, तो सेल का क्या कितना होगा, है ना? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? मुझे परसेंटेज चेंज करना होगा। देखिए सबसे पहले मुझे दे रखा है जो ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो 25% ऑफ कॉस्ट है। कॉस्ट का 25%, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? कॉस्ट का 25%। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको कन्वर्ट करना है सेल में,
क्योंकि मुझे सेल निकालनी है ना, तो सेल में कन्वर्ट करना है। तो अगर कॉस्ट का 25% तो सेल का कितना परसेंट होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो मुझे दे रखा है 30,000 रुपए, और मुझे कॉस्ट नहीं निकालनी दोस्त, मुझे क्या निकालना है, सेल निकालनी है। मुझे कॉस्ट नहीं, सेल निकालनी है। और सेल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, अच्छा एक काम और कर सकते हो, जरूरी नहीं इसको सेल में कन्वर्ट करना, आप डायरेक्टली कॉस्ट भी निकाल सकते हो। देखो ऐसे तरीके सीधा से भी आ जाएगा। 30,000 आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, 25% को ले सकते हैं 25/100 और मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट आता है। अब कॉस्ट निकालने के लिए 100 उधर, 25 को नीचे भेज दो, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ आ जाएगा आपके पास कॉस्ट। कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं। इधर देखिए 30,000 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 25, 30,000 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 25, COGS आपके पास आ गया। समझ नहीं आया ये कैसे कम हो गए, ओके गलती कर दी ना, 100 ऊपर 25 नीचे आएगा, वही मैं कह रहा हूँ कि कम कैसा आ गया, 100 ऊपर आएगा और 25 नीचे आएगा। 30,000 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100, 1,20,000 आ गया सर। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 1,20,000। अच्छा सर आप सेल निकालोगे तो टोटल सेल कैसे निकलेगा, टोटल सेल, अच्छा ये मुझे बताओ ये प्रॉफिट जो है वो लास्ट ईयर का है ना, तो सेल भी क्या आएगी लास्ट ईयर की, कॉस्ट भी क्या है लास्ट ईयर की। टोटल सेल फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की सेल क्या होगी, COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्रीवियस ईयर का, और ग्रॉस प्रॉफिट भी किसका होगा, प्रीवियस ईयर का होगा। जोड़ दीजिए ना, तो आपके पास पिछले साल की सेल आ जाएगी। क्लियर हो गया, तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं, आपने कॉस्ट निकाल लिया, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दो, तो 1,20,000 की आपके पास कॉस्ट आ गई, प्लस 30,000 का आपने प्रॉफिट था आपका पिछले साल का, तो 1,50,000 की सेल है पिछले साल। अब ये आ गई पिछले साल की सेल, कंटिन्यू में रखते हैं। सेल फॉर करंट ईयर, करंट ईयर की सेल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सेल फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल की सेल में जोड़ देंगे 20%, सीधा सीधा। तो 1,20,000 की सेल है, सॉरी 1,50,000 की सेल है पिछले साल, इसमें 20% डायरेक्टली कैलकुलेटर में ऐड कर दो, 1,50,000 प्लस 20% कर दो, 1,80,000 बच जाएगी। तो टोटल सेल आपके पास 1,80,000 की आ गई। तो इसमें कैश सेल कितना है, 20%, 1,80,000 का 20% कितना आ गया, और क्रेडिट सेल आपके पास हो गया 80%। अलग अलग इसलिए निकाल दिए क्योंकि अभी मेरे को अलग अलग ये चाहिए। कैश सेल कैश अकाउंट में आएगा, क्रेडिट सेल डेटर अकाउंट में आता है। 1,80,000 का 20% आपके पास 36,000 आ गया कैश सेल, ये कैश अकाउंट में आएगा इसलिए अलग अलग निकाला है। 1,80,000 का 80% आपके पास आ गया 1,44,000, ये क्रेडिट सेल है। क्लियर हो गया सर, सारी कहानी आ गई, कैश और क्रेडिट सेल आ गई। पीछे आ जाइए, ये 36,000 हो गया कैश सेल, और ये 1,44,000 हो गया, टोटल हो गया 1,80,000। यहां तक क्लियर हो गया जी, समझ में आ गया यहां तक। अब परचेजिंग निकालो करंट ईयर की। परचेजिस का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा फॉर्मूला बता दो एक चीज सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं नहीं ऐसे करो, ऐसे करो, परचेजिस का फॉर्मूला क्या होता है, एक काम करो ऐसे लिखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इजिकल टू परचेजिस, सॉरी इजिकल टू ओपनिंग स्टॉक, कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा, और तो और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद आ रहा है आपको ये फॉर्मूला, कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा, कोई ये नहीं कह सकता नहीं पढ़ा, अकाउंट में भी पढ़ा है आपने ये फॉर्मूला बेसिक की क्लासेस के अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पढ़ा है सर। अरे तो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आपको दिया होगा सर, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक तो ये राशि 20,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढो, मैं क्लोजिंग ढूंढ रहा था। कहता है 1 अप्रैल 2021 से स्टॉक लेवल हमने मेंटेन करा हुआ है टिल द ईयर एंड तक, मतलब तब तक स्टॉक वाज मेंटेन
एट दिस न्यू लेवल ऑल थ्रू आउट द ईयर, जो भी आने वाले ईयर है वही स्टॉक लेवल मेंटेन करा हुआ है। ये आपके पास आ गया ओपनिंग स्टॉक, आपके पास आ गया 20,000, परचेजेज आपको निकालनी है और माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आ गया 30,000। अब ढूंढो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको क्या बोला था सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते जरा ध्यान दीजिए। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको निकालना होगा सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपको दे रखी है सेल, अब इस सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है, 25% होता है कॉस्ट का। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है 25% ऑफ कॉस्ट, ठीक है सर। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट है तो ऐसे केस के अंदर 25% कॉस्ट का है तो सेल का कितना परसेंट होगा। जैसे ही मैं इस सेल का परसेंट निकालूंगा तो इसमें जो सेल में ग्रॉस प्रॉफिट जुड़ा वो हट जाएगा, और जैसे ही हट जाएगा उसका निकल आएगा मेरे पास। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐसे लिख सकते हैं, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे, सेल में से जो सेल है उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, अगर प्रॉफिट हटा दूंगा तो कॉस्ट आ जाएगी। सेल मुझे दे रखा है 1,80,000 रुपए और प्रॉफिट कितना है इसके लिए मुझे परसेंटेज दे रखी है 25% ऑफ कॉस्ट। इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा सेल में। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं इधर देखिए सर, कॉस्ट आपको दे रखा है लेट्स सपोज 100, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है एट द रेट 20%, सॉरी एट द रेट 25%, कितना आ जाएगा जी 25, ये आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 125। तो सेल कितने के बराबर है सर, 125 के बराबर। तो अगर 25% है इसका, 25% है इसका, तो ये जो 25% है 100 रुपए का है, इसमें से ये निकाला 25 तो सेल कितने के बराबर है 125। तो अगर मुझे जीपी रेशियो निकालना है, जीपी टू सेल रेशियो निकालना है, जीपी टू सेल रेशियो निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल इंटू 100 ये करना होता है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल रेशियो निकालना चाहते हो, मतलब आप ये जानना चाहते हो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल का कितने परसेंट है, और अगर आप ये जानना चाहते हो जीपी टू कॉस्ट रेशियो तो जीपी अपॉन कॉस्ट इंटू 100, जो कि आपको दे रखा जी 25/100 इंटू 100 25% आएगा। अगर आप जीपी टू कॉस्ट रेशियो निकालना है तो जीपी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट 100 इंटू 100 तो ये आएगा जीपी टू कॉस्ट रेशियो 25%, जो आपको दे रखा था जीपी टू कॉस्ट रेशियो। सेल का निकालना है तो 25 रुपए प्रॉफिट कमाया 125 में, तो 100 रुपए में 100 के हिसाब से कितना तो निकाल लो सर, 25 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाय 100 20%। इस तरीके से निकला जीपी टू सेल रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो 25% है 100 जो ग्रॉस प्रॉफिट है अगर वो सेल कॉस्ट का 25% है तो वो 20% होगा सेल का। निकालो ना, इसका अगर 25% इसका निकालोगे तो 25 आएगा, और 125 का 20% निकालोगे तब भी 25 ही आएगा। 125 का 20% तब भी 25 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने रेट को जो रेट दे रखा था 25% कॉस्ट का उसको हमने 20% ऑफ सेल कर लिया। तो हम कह सकते हैं 25% ऑफ कॉस्ट निकाल लो या 20% ऑफ सेल निकाल लो, वन ऑफ द सेम थिंग आएगा, आएगा प्रॉफिट 20 ही भाई। ठीक है सर, निकालने का तरीका समझा। इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं निकालने के दोस्त। आपने को जो आपके टीचर ने पढ़ाया था वो तरीका फॉलो कर लो। बस 25% ऑफ, तो समझ में आ गया जी 20% ऑफ सेल होगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ये कितना आ जाएगा जी 20 और 30 में से माइनस 10,000 हो जाएगा प्लस परचेज। निकाल लो भाई 1,80,000 का 20% निकाल लो 36,000, तो ये 1,80,000 प्रॉफिट आ गया 36,000 और 10,000 इधर आके हो जाएगा प्लस, तो यहां से आ गई परचेजेस। और ये जो भी परचेज है वो क्रेडिट है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था नो कैश परचेज। 1,80,000 में से 36,000 जाएंगे प्लस 10,000 जाएंगे तो 1,54,000, तो परचेजेस आपको दे दी 1,54,000। और अगर आप पहले ही 20% ऑफ सेल कर देते तो ये सब इधर नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली 20% ऑफ सेल को ग्रॉस प्रॉफिट आप सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देते। अब जैसा तरीका है आप इधर से कान घुमा लो, इधर से कान घुमा लो, कान तो घूम ले सर, है ना, कान आप इधर से मरोड़ लो या उधर से मरोड़ लो। आप पहले कॉस्ट का परसेंटेज से सेल में कन्वर्ट कर लेते तब आपको ये सीधा सेल के हिसाब से मिल जाता, तो आपको ये सब नहीं करना पड़ता इधर। अगर उधर नहीं करा तो इधर करना पड़ गया। तो आपको, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट निकालनी ही थी करंट ईयर की, या अलग से निकाल लेते या यहीं पर निकाल लो, अलग से भी निकाल सकते हो यहां भी निकाल सकते हो। तो ये आपके पास आ गया परचेजेस 1,54,000।
और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आ जाएगा 30,000। ठीक है सर, यहां पर आपके पास ये हो गया। टोटल कर लो। 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000 में से माइनस करेंगे 20,000 और माइनस करेंगे 1,54,000, 36,000। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो 36,000 आया। ये आपको बड़ा क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे आपको एक आइडिया लग जाए कि इसमें बड़े क्वेश्चन भी है। 36,000। ठीक है सर, अब देख लो कौन कौन से खर्चे जो आपको डालने हैं वो डाल दो। जैसे कि डेप्रिसिएशन लगाना था, सन्ड्री एक्सपेंसेस थे, वो सब। तो ये सब खर्चे डाल दीजिए आप। दो ही खर्चे मेरे हिसाब से दिखे थे मुझे, एक तो डेप्रिसिएशन था और एक सन्ड्री एक्सपेंस था। मतलब बिजनेस एक्सपेंस वही सन्ड्री एक्सपेंस बिजनेस एक्सपेंस था। बिजनेस एक्सपेंस टोटल आपके पास 20,000 है। बिजनेस एक्सपेंस टोटल 20,000 रुपए है, जो कि कह रहा है जिसमें से 5,000 इसके अंदर होता है 31 मार्च करंट ईयर का। अगर सुनो मेरी बात, इधर देखो, 20,000 में अगर ऐसा कहता 5,000 बिलोंग करता है 2021 को, जो कि पिछले साल है, तो मैं यहां से 5,000 माइनस कर देता, क्योंकि 20,000 मेरा करंट ईयर का मुझे चाहिए। तो 20,000 टोटल हमारा बिजनेस एक्सपेंस है, जिसमें से 5,000 कह रहा है करंट ईयर को बिलोंग कर रहा है, 2022 को बिलोंग कर रहा है, करंट ईयर को बिलोंग कर रहा है, तो वो तो जुड़ना ही चाहिए था और जुड़ा भी है। तो मुझे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करनी, सीधा लिखना है बिजनेस एक्सपेंस 20,000 रुपीज। कल को अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 20,000 टोटल बिजनेस एक्सपेंस है, जिसके अंदर ऑफ विच का मतलब है इसके अंदर 5,000 जुड़े हुए हैं, जो कि बिलोंग करता है पिछले साल को, 2021 लिखा होता, तो मैं यहां से 5,000 हटा देता। बाकी कह रहा है कि 6,000 खर्चे मैंने कैश में पे करे, तो कैश अकाउंट में देखेंगे। खर्चे तो पूरा DCR के पे हुए ना, सॉरी 6,000 के खर्चे मैंने बैंक से पे करे, बाकी कैश से पे करे, वो सब बात की बात है, कैश में कितना जाएगा बैंक में कितना जाएगा, पर टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है 20,000 का, वो टोटल एक्सपेंस आपको यहां पर लिखना है टू बिजनेस एक्सपेंस। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बिजनेस एक्सपेंस आपके 15,000 और 5,000 पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट दी एंड जोड़ के 20,000 कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा करने में फायदा ये हो जाएगा कि जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो अलग से शो होगा, अलग से शो होगा, और बैलेंस शीट में भी आप अलग से दिखा पाओगे, नहीं तो भूल जाओगे ना। ऐसे लिखोगे ना 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट एंड, तो आपको दिख रहा है ना P&L में। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो ये आपको दिख जाएगा कि हाँ ये डालना है। ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा करे वैसे लिख लीजिए। अब यहां पर लगाएंगे डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार। कहाँ है सर फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार? ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग पे लगता है डेप्रिसिएशन हमेशा। 32,500 है, और आपको रेट कितना दे रखा है जी, नीचे देखो डेप्रिसिएशन के रेट आपको गिवन होंगे। डेप्रिसिएशन के रेट है 5% बिल्डिंग फर्नीचर पे और 20% उस पे। 32,500 में 5% निकाल लो, 1,625 आ गया डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 1,625। फर्नीचर है मेरा 5,000 का, इस पे 5%, 250 रुपए, 250 रुपए आ गया मेरे पास फर्नीचर। मोटर कार पे 20% का 9,000 रुपए, 9,000 में 20% 1,800, 250, 1,625, 1,800, यह जाएगा 3,675। खत्म हो गया। 36,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, 36,000 ग्रॉस प्रॉफिट, और कुछ खर्चे है ही नहीं, और आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। ₹12,325, ये आपका नेट प्रॉफिट है, 12,325। ठीक है, क्रॉस चेक कर ले एक बार, आंसर तो इसी में नीचे दे रखा होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया 36,000 रुपए, 36,000
ठीक है, इन्होंने पता नहीं कैसे करा, मुझे नहीं पता। और नेट प्रॉफिट आपके आ गया 12,325, 12,325। ठीक है सर, क्लियर हो गया जी। अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट से पहले वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे मुझे। ये बैलेंस शीट के आ गए हो। बैलेंस शीट भी सही है, कोई बुरी नहीं है, क्यों? क्योंकि ओपनिंग तो बनानी नहीं है। एज ऑन 31 मार्च 2022, 22। चलिए, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें क्या कर रहा है, तीन चार चीजें हैं जो हमें यहाँ पर देखनी है। कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, तीनों दे रखा है। कैपिटल पिछले साल के बैलेंस में दे रखा है, नेट प्रॉफिट हमने निकाल ही लिया है, और ड्रॉइंग्स हमें पहले से गिवन है। आ जाओ सर, कैपिटल पिछले साल की बैलेंस शीट पे आ जाइए। 48,000 का कैपिटल है, 48,000 की कैपिटल हो गया, 12,325 का हमारा प्रॉफिट हो गया। और ड्रॉइंग्स भी हमें दे रखी है, देखो यहां पर दे रखी थी इसने बीच में कहीं पर। पर्सनल ड्रॉइंग 7500 रुपए, पर्सनल ड्रॉइंग 7500 रुपए, 7500 ड्रॉइंग दे दी, माइनस करो बाहर लियो। करिए, 48,000, 12,325 और माइनस 7500, 52,825, 52,825। और एक चीज जो मैंने आपको अलग करवाई थी, क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट एंड आ गया ना बेनिफिट, आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंस। कितना है जी? 5,000 रुपए। अब यहां पर आएगा जी क्रेडिटर। अब क्रेडिटर के लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी है वो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इसमें फर्नीचर लिख लो, लेस डेप्रिसिएशन कर दो। ठीक है भाई, फिर बिल्डिंग लिख लो, इसमें भी लेस डेप्रिसिएशन कर दो। फिर मोटर कार लिख लो, एंड देन इसमें भी लेस डेप्रिसिएशन कर दो। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है 250 रुपए का, 5,000 का फर्नीचर था, 250 का डेप्रिसिएशन, आपके पास आ गया 4,750। बिल्डिंग आपको दे रखी थी 32,500 की, 32,500 की बिल्डिंग थी। 5% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 1,625, 30,875 का आपको ये हो गया। मोटर कार कितने की थी? मोटर कार 9,000 रुपए की थी। 9,000 की मोटर कार, 20% का डेप्रिसिएशन, 1,800 रुपए का डेप्रिसिएशन, एंड देन माइनस करके बाहर 7,200 रुपए। इतनी देख लो, इतना समझ में आ गया आपको? यहां तक कोई डाउट है? क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा था, क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली डाल सकते हो आप। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 30,000 रुपए का, वो आप डायरेक्टली डाल सकते हो। अब हमें दो अकाउंट और कौन सा वर्किंग नोट, एक हमें बनाना पड़ेगा डेटर। डेटर कितने के हमें नहीं पता, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3 बनाना होगा। कैश का क्या है वो भी नहीं पता, वर्किंग नोट नंबर 4 बनाना होगा। और बैंक में बैलेंस कितना है वो भी नहीं पता, वर्किंग नोट नंबर 5 बनाना होगा। ये तो चाहिए, तो टोटल करके बराबर करेंगे। एक चीज और आएगी इसमें, अभी देख लेते हैं। लास्ट में एक लाइन लिखवाई थी ना, तो आओ पहले वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाओ। क्रेडिटर अकाउंट, सबसे पहले साल के शुरू में क्रेडिटर कितने के थे? 31,000 रुपए के। बाय बैलेंस
सीडी 31,000 रुपये के क्रेडिटर था, हमें साल के एंड का चाहिए। अब क्रेडिटर में हुआ क्या 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 चीज उधार पे ली गई है। सबसे पहले कैश परचेज लिया था उधार पे, याद करो आप, परचेज इस अकाउंट में जाएगा। 1,54,000 रुपए का हमने उधार पे खरीदा है, 1,54,000 का हमने उधार पे खरीदा, याद है आपको? ये हमने निकाला था और कह रहा था कोई भी कैश परचेज नहीं है, सब क्रेडिट परचेज है, ठीक है। इसके बाद हमने और क्या करा, कहीं पर चेक करो क्या हमने कोई पेमेंट भी करी है, क्या हमने कोई पेमेंट करी है। देखो पेमेंट टू क्रेडिटर 1,37,500, क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। सर बैंक से पेमेंट हुई है, टू बैंक अकाउंट 1,37,500, बस अब याद आएगा टू बैलेंस सीडी, खत्म, इतना ही था। $1,54,000 प्लस 31,000, ये आ जाएगा 1,85,000, 1,85,000। इसमें से 1,37,500 माइनस करेंगे तो 47,500 आपका क्रेडिटर आ गया, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। 47,500 आपका क्रेडिटर, 47,500 आपका क्रेडिटर, 47,500 प्लस 5,000 और 52,825, 1,05,325। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, 1,20,325, मतलब अभी थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा डिफरेंस इसलिए वो एक डालना भूल गया ना, लोन, अरे ये वाला लोन डालना भूल गया दोस्त, ये शुरुआत में लोन दे रखा है, इसमें तो कुछ ट्रीटमेंट हुई नहीं, तो लोन ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, लोन और डाल दो, आपका आंसर आ गया। 15,000 का लोन डाल दिया, 1,20,325, ठीक है सर। लायबिलिटी खत्म, डेटर पे आ जाओ, सेम डेटर अकाउंट बना लेते हैं। डेटर में आपको दो चीज देखनी है, एक तो उधार पे हमने कितने का माल खरीदा, ओ सॉरी बेचा, एक उधार पे हमने कितने का माल बेचा, और साथ में कितना अमाउंट डेटर से हमें आया, ये दो चीज देखो। तो पहले लिखो टू बैलेंस बीडी, हाल के शुरू में हमारा डेटर कितने थे, इधर देखो बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में दे रखा है ओपनिंग बैलेंस शीट, 17,000 रुपए डेटर थे साल के शुरू में, 17,000 डेटर थे। इसके बाद हमने उधार पे कितने का माल, जितना हम उधार पे माल बेचेंगे उतना हमारा डेटर बढ़ेंगे। क्रेडिट सेल करी कितने की करी थी, ट्रेडिंग अकाउंट में जाके मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट सेल है 1,44,000 रुपए की क्रेडिट सेल है। जो जो आइटम उधार वाले वो आएंगे, 1,44,000 रुपए की क्रेडिट सेल। और यहाँ पर पेमेंट भी करी होगी हमने, क्वेश्चन में हमें बता रखा था कि डेटर को कलेक्शन सॉरी पेमेंट कह रहा हूँ, डेटर से पैसा आया होगा। टोटल अमाउंट कितना आया, 1,40,000 रुपए आया है, जिसमें 35,000 कैश आया है, 35,000 वॉज रिसीव्ड इन कैश, बाकी बैंक से आया होगा, ये डिफरेंस है। आया टोटल अमाउंट कितना है, 1,40,000। तो भाई कैश से कितना आया है जी, 35,000 रुपए, और बैंक से कितना आया है सर, बाकी रिमेनिंग 1,40,000। अलग अलग लिखना, अलग अलग लिख लो, नहीं तो इकट्ठा भी लिख सकते हो सीधा 1,40,000, 1,05,000 टोटल करो और बाई बैलेंस सीधे निकालो, खत्म। 1,44,000 प्लस 17,000, 1,61,000, 1,61,000। यहाँ डालो बाई बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 1,05,000 और 35,000, क्या जाएगा 21,000। तो हमारे डेटर है वो 21,000 रुपए के हैं, डेटर हमारे कितने के, 21,000। डेटर में डाल दो 21,000। अब क्या बनाऊंगा, कैश अकाउंट। मैं दोनों अलग अलग बना रहा हूँ, आप चाहो तो एक में ही बना सकते हो, कैश और बैंक इकट्ठा भी बना सकते हो आप, आपकी मर्जी है सर। तो सबसे पहले मैं कैश अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और यहाँ सीडी आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। टू बैलेंस बीडी में कहां पर पता चलेगा, बैलेंस शीट में। कैश एट इन हैंड 2,000 रुपए साल के शुरू में बैलेंस था, क्योंकि दोनों की डिटेल अलग अलग दे रखी थी ना। और साथ के साथ बैंक अकाउंट में बना लेता हूँ, जो ट्रांजेक्शन बैंक की होगी बैंक में डाल दूंगा, जो है कैश की होगी कैश में डाल देंगे। यहाँ ले देंगे टू बैलेंस बीडी 8,500, ये हमें बैंक का बैलेंस दे रखा है शुरुआत का, कैश 2,000 बैंक बैलेंस। अब इधर आ जाओ, अब सारी चीजें देखो कि कैश में क्या क्या हुआ है, सारी चीजें देखो कैश में क्या क्या हुआ। सबसे पहले देखो कैश सेल हुई है,
कैश सेल से पैसा आया होगा। कितने की सेल हुई थी? 36,000 रुपए की कैश सेल हुई। कहां पर मिलेगा? अरे ट्रेडिंग अकाउंट देखो, कैश सेल मिली 36,000 रुपए की। उसके बाद देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर में 1,40,000 में 35,000 कैश रिसीव हुआ है, डेटर से पैसा आया है, डेटर से 35,000 पैसा आया है। अच्छा, और डेटर से ही बैंक में कुछ पैसा आया है, याद है आपको? 1,05,000 बैंक में आया है। ठीक है सर। इसके बाद बैंक की ट्रांजेक्शन देख लो, हमने क्रेडिटर को पे करा है, बैंक से पैसा गया होगा, बाय क्रेडिटर 1,37,500 हमने क्रेडिटर को पे करा। क्रेडिटर को पे करने के बाद हमने पर्सनल ड्राइंग के 7500 पे करे और कैश डिपॉजिट करा है बैंक में, कॉन्ट्रा एंट्री है। ड्राइंग्स के 7500 पहले पे कर दो। अब सुनना, कैश निकाला यहां से और बैंक में जमा कराया, तो कैश निकालूंगा तो यहां से मेरा कैश कम हो जाएगा और कहां जमा कर रहा हूं? बैंक में। कितना सर? 71,500 रुपए। 71,500 रुपए मैंने कैश जमा कराया। जमा कैसे कराऊंगा कि यहां से पहले 71,500 काटूंगा, कैश गया मेरे हाथ से और जमा होगा यहाँ पर बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। कॉन्ट्रा एंट्री पता है ना आपको? यहां लिखूंगा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जमा कराया है 71,000 रुपए का, 71,500 से हमने कैश जमा कराया, ये होगी कॉन्ट्रा एंट्री। इसके बाद कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अब बैंक से पैसा निकाला तो बैंक में पैसा कम हो गया, तो यहां लिखूंगा बाई कैश, कैश निकाल, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है कि बैंक से पैसा निकाला है कितना? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए बैंक से बाद में पैसा निकाला तो 12,000 यहां से कम हो गया बैंक से और कैश बढ़ गया, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। C4 वो नहीं, C4 कॉन्ट्रा 12,000। चलिए अब इधर देखेंगे क्या कहता है। कहता है भैया 2,000 ये रहा, 36,000 ये रहा, 35,000 ये रहा और 12,000 ये रहा, टोटल यहाँ पर आया 85,000। 85,000 इसमें से 71,500 हमने बैंक में जमा करा दिए, तो 13,500 कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस बचता है। ठीक है, एक चीज रुक जाओ, एक चीज भूल गया, एक चीज और भूल गया। क्या सर? ये भैया ये मैंने बिजनेस एक्सपेंस पे करा था, जिसमें से 6,000 पेड इन चेक था। अब जरा ध्यान सुना, कैलकुलेटर उठाओ, सुनना। 20,000 का टोटल बिजनेस एक्सपेंस था, 5,000 तो पे करा ही नहीं, उसको तो हटा ही दो, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, तो उसका मतलब 20,000 टोटल एक्सपेंस था, 5,000 आपने पे करा ही नहीं, हटा दिया। इसमें से 6,000 चेक के थ्रू पे करा है और 9,000 कैश के थ्रू पे करा होगा। इसका मतलब यहां पर लिखोगे बाय बिजनेस एक्सपेंस। 9,000 आपने कैश के थ्रू पे करा और बाय बिजनेस एक्सपेंस 6,000 आपने चेक के थ्रू पे करा है, ये डालना भूल गया था। 9,000 कैश के थ्रू, 6,000 चेक के थ्रू, ये आ जाएगा 85,000। एक लाइन लास्ट में पढ़ानी है, वो सुनना है। 85,000, 9,000 और 71,4500। अब एक लाइन बढ़ानी है आपको, और वो ये लाइन थी कि अमाउंट डिफ्लेक्टेड बाय द कैशियर। कैशियर कौन होता है? जिसके पास कैश पड़ा है, वो होता है जी कैशियर। मे बी ट्रीटेड एज इरिकवरेबल फ्रॉम हिम, मे बी ट्रीट एज रिकवरेबल फ्रॉम हिम। कहता है जो कैश बच गया है कैशियर से, जो कैश बच गया वो हमने रिकवर कर लिया है। किससे कर लिया है? कैशियर से रिकवर कर लिया है। समझ में आ रहा है? मान लो आप कैशियर हो, हमारे जित कैश अकाउंट बनाया हुआ था, कैश अकाउंट में हमारे पास 4500 रुपए का बैलेंस बच गया था कैशियर के पास, तो हमने कैशियर को बोला लाओ भैया 4500 रुपए निकालो, तो कैशियर ने वो पैसा दे दिया। 4500 रुपए रिकवरेबल हो गए, इरिकवरेबल नहीं लिखा, क्या लिखा है? रिकवरेबल। अमाउंट रिकवर फ्रॉम कैशियर, अमाउंट रिकवर फ्रॉम कैशियर, तो कैशियर से ये अमाउंट हमने रिकवर कर लिया है। रिकवर कर नहीं लिया, करेंगे, सॉरी, बाय अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम कैशियर। कह रहा जो बाकी बैलेंस बच जाएगा वो कैशियर से रिकवर करेंगे, तो देयर इज नो बैलेंस सीडी। सर ये तो हमारे दिमाग में कभी आता ही नहीं। देखिए हर केस में ये नहीं होता, पहली बात ध्यान सुनिएगा, हर बार ये चीज नहीं होती। ये रिकवर करना है, ये रिकवर करना है कैशियर से,
अगर ये कैशियर हमें दे देता तो हमारे हाथ में कैश होता ना, और अगर हमारे हाथ में कैश होता तो मुझे अपनी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अमाउंट तो उसने लिखा नहीं, क्या था, जो अमाउंट डिफ्लेक्टेड है, मतलब जितने अमाउंट की कमी पड़ेगी, 4500 की कमी पड़ रही थी ना, कैश अकाउंट में 4500 की कमी पड़ रही थी, वो कैशियर के पास, और कैशियर वो पैसा हमें देगा, ये ट्रीट करना। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, मैं पता क्या करता, मैं क्या था कि बाई बैलेंस शीट 4500 रुपए ऐसे कह देता, और क्योंकि वो लाइन लिखी है तो कह रहा है जो कमी पड़ रही है कैश अकाउंट में वो कमी है 4500 रुपए की। चेक कर लो इसको, टोटल का 85 और 85 में वो दोनों ऊपर वाले माइनस करो, 4500 पड़ रहा है। ये 4500 हमें कैशियर देगा, देगा, दे दी दिया, दे दिया होता तो यहां बैलेंस शीट ही आता, क्यों हमारे पास आ गया, अभी देगा, रिकवरेबल है, इसलिए क्योंकि कैशियर से हमें ये पैसा लेना है, हमारी एसेट है। अब बैलेंस शीट में कैश नाम से नहीं दिखाएंगे इसको, कैश तो है ही नहीं हमारे पास कुछ भी, क्योंकि जो 4500 पड़ा था वो कैशियर के पास है। अब कैशियर हमें देगा, अभी तक दिया नहीं, अगर हमें दे दिया होता तो मैं अपने बैंक बैलेंस शीट में कैश नाम से 4500 दिखाता, क्योंकि उसने हमें नहीं दिया है, वो देगा, तो इसलिए भी मान के चलो उससे पैसा आना है तो डेटर, तो कैशियर हमारा डेटर बन जाएगा, पर उसको अलग से शो करके दिखाएंगे बैलेंस शीट में। कैसे, ये तो हो गया आपके पास नील, ठीक है दोस्त, ये हो गया नील। यहां लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम, रिकवरेबल, रिकवर्ड नहीं लिखा है, क्या लिखा है, रिकवरेबल, मतलब आना बाकी है, अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम कैशियर। इतना जी, 4500 रुपए का अमाउंट कैशियर से रिकवर होगा, ठीक है सर। ऐसे लिख लो, या कोई और नाम देना, जैसे कि एडवांस पेड टू कैशियर ऐसे लिख लो, है ना, कुछ भी, सन्ड्री एडवांस लिख लो, जो आपको ठीक लगा। मुझे सबसे अच्छा ये लगा 4500 रुपए यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब बैंक अकाउंट को और बना लेते हैं, बैंक अकाउंट को क्लोज कर लो, बैंक में कितना पैसा पड़ा जाए बचा दो, खत्म हो गया जी अकाउंट। टोटल कर लेंगे सर, ये आ गया 8500, ये आ गया 1,05,000, ये आ गया 71,500, ये आ गया जी 1,85,000, 1,85,000। इसमें से 6,000 माइनस करेंगे, फिर 12,000 माइनस करेंगे, 7500 माइनस करेंगे, 1,37,500 माइनस करेंगे, तो ये बैलेंस सीडी बच गया हमारे पास 22,000। बैलेंस सीडी कितना बच गया जी, 22,000। यहाँ आ गया 22,000, टोटल कर लीजिए 4750, 30,875, 7200 रुपए, 30,000, 21,000, 22,000, 4500, 1,20,325। ठीक है सर, इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी खत्म करा। दोबारा सुन लो एक बार, मैं लास्ट बार बता रहा हूं, अमाउंट रिकवर फ्रॉम कैशियर का मतलब है कि लास्ट में एक लाइन लिखी थी और उसने कहा था कि अगर अमाउंट कैश अकाउंट में कमी पड़ जाएगी, वो कमी कैशियर देगा। वो कमी कौन देगा, कमी को पूरा कौन करेगा, कैशियर। वो पैसा कैशियर के पास पड़ा है, हमारा कैशियर था, उसके बाद पड़ा हुआ है, तो कैशियर से हमें वो पैसा लेना है। क्योंकि कैशियर अभी हमें पैसा नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं किया कि कैशियर ने पे कर दिया, लेंगे ऐसा ट्रीट करने को बोला है। क्वेश्चन में बोला है उसने कि ये ट्रीट करना, कि कैशियर से रिकवर करना है, ऐसा ट्रीट करना, जो हमारा कैशियर था उससे रिकवर करना है, ऐसा ट्रीट करना। तो जब वो रिकवर हो जाएगा तब हम कहेंगे हमारे हाथ में कैश आ गया, तो कैश इन हैंड आ जाएगा बैलेंस शीट में। तो जब तक कैशियर हमें वो पैसा नहीं देगा तो वो कैशियर लिखा जाएगा, अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम कैशियर, इस तरीके से लिखा जाएगा, और 4500 लिखा जाएगा। इसलिए कैश अभी हमारे पास नहीं है, तो नील बैलेंस है हमारे कैश अकाउंट में, मतलब हमारा कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नील होगा, और जो 4500 रुपए कैशियर से लेने थे वो हमें एज अ एडवांस के तौर पे कैशियर को दिया, ऐसा दिखाना होगा और ऐसे माननी होगी। जब कैशियर हमें 4500 दे देगा तो वो लास्ट वाली लाइन हट जाएगी, अमाउंट रिकवर फ्रॉम कैशियर, और कैश वाले नील में वो जगह पर आ जाएगा, मतलब यहां ये हट जाएगा, ये 4500 कैश में आ जाएगा, क्योंकि अब मेरे पे नील की जगह कैश होगी। आसान में आ गई। और इस तरीके से हमने ये वाला चैप्टर भी अपना खत्म कर लिया है। अच्छा लगा होगा आपको ये क्लास पढ़कर, और ये क्वेश्चन बहुत रेयर ही होता है कि कोई कराता है इसको क्लास में, हालांकि मैंने उसको फास्ट करा दिया। चलिए दोस्तों, बाकी की रिवीजन आपके ऊपर है, इतना सब करा दिया, थोड़ा अब आपको करना है। 10% मैं आपको करा रहा हूं, मैं हमेशा ही कहता हूं कि मैं आपको 10% करा रहा हूं, 90% मेहनत आपको करनी है पेपर में।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा कंसाइनमेंट, राइट। कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर इस तरीके से चलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।